जय माता दी दोस्तों, वेलकम टू न्यू डायमंड क्लासेस। बहुत समय के बाद हमारी क्लासेस हुई है, आज स्टार्ट हुई है, तो आप लोगों का सभी का स्वागत है यहाँ पर न्यू डायमंड क्लासेस में दोस्तों। ठीक है, आज यहाँ पर जो इतने समय के बाद आपकी जो क्लासेस शुरू हुई है, जिसमें मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर सिलेक्शन सीरीज़ शुरू करी है। यहाँ पर आप लोगों ने बहुत टाइम से तैयारी कर रहे होंगे, उम्मीद है आप लोगों के सिलेबस कंप्लीट हो गए होंगे। अगर आप लोगों के सिलेबस कंप्लीट नहीं हुए हैं तो आप निरंतर प्रयास करते रहें और फाउंडेशन बेस से पढ़ते रहें। अब आपने कितनी तैयारी करी है उसको आपको चेक भी करना होगा। तो ये जो सिलेक्शन सीरीज़ हमने शुरू करी है, इसको आप ज़रूर देखें और ये आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए ले सकते हैं, जो भी आपके यहाँ पर एमपी में जो भी एग्ज़ाम होते हैं आपके। ठीक है, जैसे एमपी पुलिस होता है, जेल के एग्ज़ाम होते हैं, ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 होते हैं, या फिर एमपी एसआई, कोई भी लेवल का एग्ज़ाम हो रहा है, जो भी आपका व्यापम यानी कि ईएसबी करा रहा है, उस एग्ज़ाम को आप मध्य प्रदेश के किसी भी उसमें आप इस सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर मैंने आपके लिए जो सीरीज़ तैयार करी है उसमें मैंने आपको 25 प्रश्न यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, 20 से 25 प्रश्न होंगे। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने मार्क्स आए हैं। और दूसरी बात, ये जो सीरीज़ आपके लिए शुरू करी है ये इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है जो कि आपके जो पहले जो मतलब एडिक्विटी ने तो यहाँ पे समाप्त हो गया है। वहाँ पर आपके जहाँ पे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा गया है, यहाँ पर जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन हैं जो आपके पहले आते थे, ठीक है, जो संस्था पहले आपके लिए पेपर तैयार करती थी, उसी संस्थान के यहाँ सारे प्रश्न आपके सामने देखे गए। तो चलिए हम हमारी क्वेश्चन को यहाँ पर शुरू करते हैं। ठीक है, मेरा नाम है यहाँ पर करण खरे। ठीक है, अगर आपने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी थी, जो मैंने इंट्रो वीडियो बनाया था, ठीक है, उसको आप जाके डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। आपको टॉप में वो वीडियो मिलेगा कि सिलेक्शन कैसे लिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। उम्मीद है आप लोग यहाँ पर टेस्ट देंगे। पहला प्रश्न यहाँ पर आपसे कह रहा है, रानी विक्टोरिया की स्वर्णिम जयंती मनाने के लिए बनाए गए यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल का नाम बताएं यहाँ पर। ठीक है, रानी विक्टोरिया की स्वर्णिम जयंती पे ये बनाया गया था, तो ठीक है, उसका नाम क्या है? तो यहाँ पे छत्रपति शिवाजी टर्मिनल इसका नाम है। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। जब रानी विक्टोरिया की जब जयंती स्वर्णिम जयंती बनाई गया था, तब इसका नाम विक्टोरिया टर्मिनल था। ठीक है, विक्टोरिया टर्मिनल था उस समय इसका नाम। ये बात आपको ध्यान रखेगा ना। यहाँ पर 1887 में, ठीक है, विक्टोरिया टर्मिनल बनाया गया था, फिर इसका नाम बदल के यहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल रख दिया गया। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। और ये सब आपके इम्पॉर्टेंट प्रश्नों में से है। ये प्रीवियस प्रश्न जो कि अभी हाल ही के 2-3 साल के वो नहीं है, उससे पहले के हैं ये। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये देखिए, यहाँ पर आपसे यूनेस्को पूछा गया था। ठीक है, यूनेस्को का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है, तो यहाँ पर आप इसको नोट कर सकते हैं, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल एंड साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। बहुत बार यहाँ पर ये व्यापम के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, ईएसबी के एग्ज़ाम में ये बार बार पूछा जाता है, यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होगा। और 2004 में, ठीक है, 2004 में यहाँ पे छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, जो कि हमारा विक्टोरिया टर्मिनल था पहले, उसको 2004 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। ये आप नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। आपसे सेकंड प्रश्न पूछ रहा है यहाँ पर कि उस ब्रिटिश प्रधानमंत्री का नाम बताएं जिन्होंने 1947 में भारत को स्वतंत्रता दी। यहाँ पर ये आपको वैसे भी याद रखना चाहिए ये प्रश्न। ब्रिटिश प्रधानमंत्री का नाम क्या था जिन्होंने भारत को स्वतंत्रता दिलाई थी 1947 में? तो वो थे एटली। ठीक है, यहाँ पर एटली थे वहाँ पर। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा। क्लेमेंट रिचर्ड एटली यहाँ पर उनका नाम था। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट जवाब है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किस भारतीय क्रिकेटर द्वारा सहलेखन की गई आत्मकथा है? यहाँ पर ठीक है, बायोग्राफी है यहाँ पर। किसकी है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ? तो वो है यहाँ पर युवराज सिंह की बुक थी ये बात ध्यान रखिएगा। ये बुक किनकी है? युवराज सिंह की। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। बुक से एक प्रश्न यहाँ पर आपको देखने को मिलता ही है। देखिए, 100 बुक के नाम मैं आपको करवाऊंगा। मेरे पास 100 बुक के नाम लिखे गए हैं, उसमें से एक बुक का नाम आना ही आना है। तो आपको क्या करना है, वो नाम आपको 100 के 100 में आपको इस क्लासेस में करवाऊंगा, वो आपको याद कर लेना है। एक आपको देखने को मिलेगा एग्ज़ाम में। तो द टेस्ट ऑफ माई लाइफ यहाँ पर किसकी है? यहाँ पर युवराज सिंह की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर
केन नदी यहाँ पर पूछा गया है मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस बाघ अभ्यारण्य से होकर गुजरती है। यहाँ पर केन नदी का जो उद्गम स्थल है यहाँ पर उसको वो कटनी में है, ठीक है। कटनी और किस पहाड़ी से निकलती है, वो कैमूर पहाड़ी से निकलती है। तो केन नदी के बारे में तो हम जान गए। उसने यहाँ पर हमसे पूछा है प्रश्न कि अभ्यारण्य से होकर गुजरती है, बाघ अभ्यारण्य बताना है आपको। तो वो यहाँ पर निकलती है पन्ना टाइगर रिजर्व यहाँ पर, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है आपका। पन्ना टाइगर रिजर्व से होकर बाघ अभ्यारण्य से होकर गुजरती है केन नदी। और केन नदी का उद्गम स्थल यहाँ पर, ठीक है, कटनी जिले में होता है, उसकी पहाड़ी कैमूर पहाड़ी से। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न यहाँ पर आ गया आपके कि मध्य प्रदेश में भारत सरकार का उद्योग उत्तरी कोयला क्षेत्र लिमिटेड कहाँ स्थित है। ये आपसे प्रश्न पूछा गया। ये सारे प्रश्न इम्पॉर्टेंट है, आपको बस कुछ नहीं करना है, रेगुलर आपको ये प्रश्न देखने हैं और रेगुलर इन चीज़ों को रिवाइज करते जाना है। बस बैठे आपने वीडियो देख लिया, पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दी जाएगी, है ना। तो एक बार वीडियो देख के आप फिर क्या करेंगे, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके पीडीएफ से पढ़ लीजिएगा। क्या नाम होगा यहाँ पर, तो वो होगा सिंगरौली, यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। उत्तरी कोयला क्षेत्र लिमिटेड यहाँ पर, ठीक है, भारत सरकार का उद्योगी उत्तरी कोयला क्षेत्र लिमिटेड कहाँ स्थित है, सिंगरौली में है, डी ऑप्शन। अब सिंगरौली की बात आई है तो सिंगरौली से आप जैसे जानते हैं कि इसको क्या कहते हैं, इसको ऊर्जा राजधानी भी कहते हैं हम लोग, ठीक है, ऊर्जा राजधानी भी इसको कहा जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। सभी को मालूम है ऊर्जा राजधानी सिंगरौली को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। मध्य प्रदेश में केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो कहाँ स्थित है यहाँ पर। चलिए नारकोटिक्स ब्यूरो यहाँ पर आपसे पूरा है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स यहाँ पर आपसे पूछा गया है, तो वो आपका यहाँ पर ग्वालियर, यहाँ पर इसका उत्तर होगा डी ऑप्शन, ग्वालियर, डी ऑप्शन। और इसकी एक छोटी यूनिट या ना, ठीक है, इसकी एक छोटी यूनिट आपकी नीमच में भी है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसकी एक छोटी यूनिट आपकी कहाँ पर भी है, नीमच में भी है, ठीक है, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। ध्यान में रखने वाली चीज़ है, ये तो बहुत बेसिक से क्वेश्चन है जो बहुत बार रिपीट होते थे पहले व्यापम में। चलिए, भारत के मूल संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान प्रदान किया गया था यहाँ पर, तो इसका उत्तर होगा आपका, ठीक है, विदेश शक्ति को 3 गुना वितरण करना है यहाँ पर, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट जवाब है, डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। मध्य प्रदेश में यहाँ पे आपको पूछा गया है मध्य प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में सेवा करने वाले पहले, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, पहले व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन है यहाँ पर। चलिए, राज्यपाल के रूप में कार्यवाहक करने वाले पहले मध्य प्रदेश के व्यक्ति कौन थे, वो ये आपको बताया गया है। तो वो जस्टिस पीवी दीक्षित यहाँ पर इनका राइट उत्तर होगा। ये तो याद करने वाली चीज़ है, इसको आप याद कर लीजिएगा। याद इसलिए कर लीजिएगा क्योंकि ये फर्स्ट पोजीशन लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट पहले व्यक्ति पूछा गया जो कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में सेवा करने वाले थे, तो वो जस्टिस पीवी दीक्षित यहाँ पर इनका राइट उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ऐसे ही आपके लिए साइंस की क्लास शुरू करी गई है, ऐसे ही आपके लिए हिंदी की क्लास शुरू करी गई है, और ऐसे ही आपके लिए एक मॉक टेस्ट यहाँ पर रखा जाएगा जो कि आपको वीकली देखने को मिलेगा, ठीक है, मॉक टेस्ट, ताकि ये जितना भी आप पढ़ रहे हैं वो आपको रिमेंबर है कि नहीं है, ये काम आ सके। मालवा सल्तनत की स्थापना किसने की, जो आज मध्य प्रदेश का हिस्सा है। यहाँ पर मालवा सल्तनत की स्थापना किसने करी थी, तो दिलावर खान गौरी यहाँ पर इसका राइट उत्तर होगा, ठीक है, डी ऑप्शन, ठीक है। मालवा सल्तनत की स्थापना किसने की, ठीक है, तो जो आज की डेट में मध्य प्रदेश का हिस्सा है जो, तो दिलावर खान गौरी यहाँ पर इसका राइट उत्तर होगा यहाँ पर। अगला बढ़ते हैं हम लोग। 10वां प्रश्न, मध्य प्रदेश के उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग अध्यक्ष कौन है यहाँ पर, ठीक है, आयोग के अध्यक्ष कौन है, कौन से यहाँ पे उपभोक्ता विवाद निवारण के आयोग के अध्यक्ष कौन है। देखिए, इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका कहाँ पड़ता है, वो आपका भोपाल में पड़ता है, ठीक है, भोपाल में, मध्य प्रदेश के भोपाल में पड़ता है यहाँ पर। अब यहाँ पर आपसे जो पूछा गया ये करंट अफेयर का क्वेश्चन हो सकता है बिल्कुल आपका, ठीक है, ये पहले प्रश्न आया था, इसको मैंने करंट के फॉर्मेट में तैयार कर दिया है। तो यहाँ पे न्यायमूर्ति शांतनु एस केमकर यहाँ पर इसका राइट उत्तर होगा, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट जवाब है यहाँ पर, ठीक है। तो ये पहले का क्वेश्चन था जिसको मैंने अभी के करंट में तैयार कर दिया है, तो याद रखिएगा अभी करंटली यहाँ पर कौन है, शांतनु एस केमकर यहाँ पर इसका राइट उत्तर होगा। उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष है वो। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा है
ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया सम्मान प्राप्त करने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी है यहाँ पर, ठीक है। ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया सम्मान प्राप्त करने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन है यहाँ पर? तो वो है सचिन तेंदुलकर। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया सम्मान प्राप्त करने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पर। आगे बढ़ेंगे हम। यहाँ पे पूछा गया है सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन आरटीआई के बारे में पूछा गया है आपसे, और ये बहुत ज़्यादा रिपीट होता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है। तो आरटीआई यानी कि सूचना का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन, कब आया था? तो वो आया था 2005 में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, 2005 में आया था। आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे आपसे पूछा गया है प्रोफेसर अमर्त्य सेन को निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें अपने कार्य के लिए जाना जाता है? एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है जो कि बहुत बार रिपीट होता है इनके बारे में, अमर्त्य सेन के बारे में, ठीक है। इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ है, ध्यान रखिएगा, नोबेल प्राइज़ भी इनको मिला हुआ है। अगर नोबेल प्राइज़ की बात करें तो इनको 1998 में मिला था यहाँ पर, ठीक है। ये और एकमात्र भारतीय है ये जिनको इसमें नोबेल प्राइज़ मिला था सबसे पहले। तो अर्थशास्त्र में इनको मिला था, ठीक है, अर्थशास्त्र में। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पर। अमर्त्य सेन इनका नाम है जिनको नोबेल प्राइज़ मिला गया था 1998 में। चलिए फिर, और इनको भारत रत्न भी दिया गया था। फिर उसी साल यहाँ पर अगले साल में क्या इनको भारत रत्न दे दिया था 1999 में, ठीक है, भारत सरकार ने इनको भारत रत्न भी दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अब जैसे ये प्रश्न आपसे पूछा था, अब तो आपके नेगेटिव मार्किंग है, तो आपको याद रखना होगा। अब नोबेल प्राइज़ की पूरी सीरीज़ याद कर लीजिएगा, भारत में किन किन को नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है, ऐसे आपको सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। मध्य प्रदेश के किस जिले में अधिकतम मेले और त्यौहार आयोजित किए जाते हैं यहाँ पर? तो आपको ये बताना है। तो देखिए उज्जैन जो है यहाँ पर उज्जैन में सबसे ज़्यादा मेले आयोजित होते हैं, कम से कम 250 से ऊपर यहाँ पर इसमें मेले होते हैं यहाँ पर, ठीक है। 200 तो लगभग है ही, मतलब 200 प्लस आप मान लीजिए, 200 से ऊपर 220 लगभग यहाँ पर जो होते हैं मेले आयोजित होते हैं। और सबसे कम की बात अगर हम करें, यहाँ पर सबसे अधिकतम पूछा है अगर, तो कम भी पूछ सकता है, तो सबसे कम की बात करें हम, ठीक है, सबसे कम तो वो नर्मदापुरम में होते हैं यहाँ पर, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कहाँ पर होते हैं? नर्मदापुरम में, ठीक है। नर्मदापुरम आपका, जिसका नाम पहले क्या था, होशंगाबाद था, ठीक है। 2022 में शिवराज सिंह चौहान जी ने क्या कहा था यहाँ पर, उस समय वो यहाँ के मुख्यमंत्री थे जिनने होशंगाबाद का नाम बदल के नर्मदापुरम कर दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 2006 में किस भारतीय को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? यहाँ पर 2006 में किस भारतीय को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला गया था? तो वो थे अरविंद केजरीवाल, ठीक है। 2006 में इनको अरविंद केजरीवाल को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, ये एक बहुत सर्वोच्च सम्मान होता है, मतलब ये समझ लीजिए कि ये एक तरीके से नोबेल प्राइज़ के बराबर ही होता है। अरविंद केजरीवाल जी को ये 2006 में क्या मिला था? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न, किस वर्ष में यहाँ पर FICCI की स्थापना हुई थी? देखिए ये जो ऐसे प्रश्न होते हैं इनको आना तो मुश्किल है, क्योंकि ये प्रीवियस क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा टफ वाले क्वेश्चन है। पर ऐसा नहीं है कि ये आ नहीं सकते हैं। अब जैसे आपसे कभी फुल फॉर्म पूछ लिया, अभी आपसे सन पूछ लिया यहाँ पर, क्योंकि ये पहले एग्ज़ामों में देखे गए हैं, तो ये 1927 यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है, ए ऑप्शन। अब आप मान लीजिए अगर आपके एग्ज़ाम में आ जाता है और आप ये वीडियो देखते हैं, देख लिया है आपने, तो मान लीजिए अगर 1927 आपको याद रह गया और इसका आपका फुल फॉर्म याद रह गया, तो वो नंबर आपको गेन करने को मिल जाएगा। तो आप लोगों को यहाँ पे बने रहना है, क्योंकि इतने समय से हम लोग यूट्यूब पे है और हम खुद भी पढ़ते हैं, और इतने समय से हम खुद भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। हमने सिलेक्शन लिया है, हमारे घर में और भी लोग हैं जो पढ़ाते हैं, ठीक है, न्यू डायमंड क्लासेस पे। तो ये बहुत ज़्यादा समय और अनुभव का बात है, जिस वजह से मैं आपको ये वीडियो दिखा पा रहा हूँ और क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं यहाँ पर। तो अगर FCCI की स्थापना यहाँ पे पूछा गया, FICCI की स्थापना कब हुई थी? तो 1927 में हुई थी। अगर इससे आपको फुल फॉर्म पूछ लेता है तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़, ये आपको याद कर लेना। ये मैंने स्लाइड पे इसलिए लिखा है ताकि आप जब PDF डाउनलोड करें तो आपको ये सारी चीज़ें अलग से मिल जाए,
ठीक है। तो PDF के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, आपको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा आप। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर कि भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम खिलाड़ी कौन है। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे भारत रत्न की बात करी गई है, हमें यहाँ पे भारत रत्न दिख रहा है। भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी? ये भारत का सबसे सर्वोच्च सम्मान होता है यहाँ पर, सब बहुत सर्वोच्च सम्मान होता है, ये हर किसी को नहीं मिलता है, ठीक है। तो भारत रत्न की शुरुआत जो हुई थी वो 1954 में हुई थी, ठीक है, 1954 में हुई थी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताइएगा कि किस किस को ये सम्मान सबसे पहले मिला था, मतलब किन को मिला था। 3 लोगों को मिला था ये, ठीक है, जिसमें CV रमन जी भी थे, ठीक है। आप कमेंट करके 2 के नाम बताइएगा कि और कौन 2 थे जिनको 1954 में भारत रत्न मिला था। ये पहले थे जिनको भारत रत्न मिला था। अब यहाँ पे किस खिलाड़ी को पहली बार मिला था, तो खिलाड़ी की बात करिए तो यहाँ पे सचिन तेंदुलकर नाम लिखा हुआ है, तो आप इन पे टिक कर सकते हैं। तो सचिन तेंदुलकर को यहाँ पर क्या मिला था? भारत रत्न मिला था खिलाड़ियों में, यानी प्रथम खिलाड़ी कौन है? तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है, सचिन तेंदुलकर को क्या मिला था, और ये मिला था इनको 2014 में, ठीक है, 2014 में, ठीक है। ये मेरे को याद है, मैंने याद के उससे बताया, अगर गलत हो जाए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा कि सर आपने थोड़ा गलत बता दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न यहाँ पर हम आ गया है 19 प्रश्न पे पूछे हैं कि पिछली 3 क्रमक यहाँ पे जनगणना है 91, 2001 और 2011 में मध्य प्रदेश राज्य ने लिंग अनुपात की स्थिति में डैश की प्रवृत्ति दिखाई। यहाँ पर देखिए ऑब्वियस सी बात है, बढ़ोतरी दिखाई होगी। आपको ये बात मालूम है, जनगणना जो होती है वो 10 साल में एक बार होती है, ठीक है। ये 10 साल का रेशियो है, 2011 के बाद ही 10 साल के बाद जनगणना नहीं हुई, क्योंकि बीच में कोरोना आ गया था हमारा, तो जनगणना हो नहीं पाई। अब जनगणना हो रही है या चल रही है, तो हो सकता है आपको जल्दी डाटा नया मिल जाए, तो उससे पहले हम सिलेक्शन ले लें, नहीं तो हमें नया डाटा याद करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे बढ़ोतरी हुई थी जनगणना में, ठीक है, लिंग अनुपात में यहाँ पर क्या हुई थी? बढ़ोतरी हुई थी। सी ऑप्शन यहाँ पर बढ़ोतरी हुई थी। अभी जैसे 2011 की हम बात करें तो 2011 में 931 है यहाँ पर, हज़ार पे, यहाँ पर मेल्स पे ना 1931 कितनी है फीमेल्स है, ठीक है। इससे पहले का डाटा इतना पूछेगा नहीं आपसे कि 2001 में कितना था कि 1991 में कितना था, तो इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है, पर 2011 का ज़रूर याद कर लीजिएगा क्योंकि ये पूछा गया है एग्ज़ाम में, ठीक है। अब देखते हैं अगर 26, 28 या 31 में आपको देखने को मिल जाए। चलिए तो यहाँ पे क्या हुआ, लिंग अनुपात क्या हुआ था? बड़ा था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आपसे यहाँ पे 20वां प्रश्न पूछा गया है, डैश को 40 वर्ष पूर्व मध्य प्रदेश की ग्रीष्म, यहाँ पे लिखा हुआ ग्रीष्म राजधानी के रूप में जाना जाता है। मध्य प्रदेश की ग्रीष्म राजधानी के रूप में पंचमढ़ी को जाना जाता है, ठीक है। यहाँ पे 40 साल पूर्व की बात के लिए तो इतना घुमा के पूछने की जरूरत नहीं, ग्रीष्म राजधानी पूछी के रूप में पंचमढ़ी को जाना जाता है। डी ऑप्शन आपको टिक करके आगे बढ़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 21वां प्रश्न आपसे पूछा है, निम्नलिखित में से किस साम्राज्य को ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा विलय के सिद्धांत द्वारा अधिकार में नहीं लिया गया था? ठीक है, ये आपको बताना है। अगर मैंने इंग्लिश में भी डाल दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग एम्पायर वॉज नॉट टेकन ओवर बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी बाय डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स, तो वो था यहाँ पे कित्तूर, यहाँ पर राइट उत्तर होगा। यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोग, अगर आप लोगों में से कोई क्वेश्चन और ज़्यादा लगाना चाहता है तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप पहले क्या करेंगे कि 2015 से आपको जो भी 2020 या 2022 तक जो भी आपको पेपर मिले हैं उन पेपरों को आप पहले सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है, उनको पहले लगाइएगा। उसके बाद आप इन जो अभी रिसेंट में पेपर हुए हैं उनको देखिएगा, ठीक है, पहले इन पेपरों को लगाइएगा, और या फिर अभी जो 2025 के में हुए हैं उनको चेक करिएगा, ठीक है। इन पेपरों को देखिएगा, आप ज़्यादा आपके लिए एडवांटेज होगा। ये यहाँ पर आज तक आप वीडियो में बने रहे हैं इसलिए ये पॉइंट मैंने आपको डिस्कस कर दिया है, आपको फ़ायदा रहेगा। 1919 में जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में अंग्रेज़ों द्वारा सर, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, सर की उपाधि स्वीकार करने से इनकार करने वाले भारतीय का नाम बताएं, ठीक है। तो 1919 में यहाँ पर क्या हुआ था कि रविंद्रनाथ टैगोर जी को क्या हुआ था कि सर की उपाधि दी गई थी यहाँ पर, ठीक है, ठीक है। नाइटहुड 1915 में उनको ये उपाधि दी गई थी यहाँ पर, ठीक है। सर की उपाधि मतलब सर की उपाधि, नाइटहुड की उपाधि दी गई थी। तो यहाँ पर 1919 में क्या हुआ था, 13 अप्रैल
13 अप्रैल 1919 में यहाँ पे जलियांवाला कांड हुआ था। तो फिर क्या करा था, इसके विरोध में उनने क्या करा था कि सर की उपाधि त्याग दी थी। किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारा उत्तर हो गया बी। यहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर जी को जो हमारा नाइटहुड की उपाधि कब मिली थी? तो 1915 में मिली थी। नाइटहुड की उपाधि जिनको मिलती है उनको सर कहा जाता है। 1919 में उनने जलियांवाला कांड हुआ था, जिसके कारण उन्हें रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने सर की उपाधि छोड़ दी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से निर्वाचित किया जाता है? प्रत्यक्ष चुनाव यानी कि आप चुनते हैं उनको और वो चुने जाते हैं और आप वोट देते हैं और वो जीत जाते हैं, उनका सिलेक्शन हो जाता है, यानी कि वो पद पे आ जाते हैं। तो प्रधानमंत्री का प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होता है, ये पहली कट्टा हो गया। राष्ट्रपति जी का भी नहीं होता है, ये भी कट्टा हो गया। राज्यसभा के सदस्य को भी आप नहीं चुनते, मतलब हम नहीं चुनते हैं। ग्राम पंचायत निकाय, ये हम बिल्कुल ग्राम पंचायत के चुनाव होते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ नोट कर लीजिएगा आप, इनमें ना आयु भी पूछी जाती है। जैसे आपसे पूछा जाए कि प्रधानमंत्री बनने के लिए मिनिमम आयु कितनी होती है, तो 25 वर्ष होना ज़रूरी है। आप 25 वर्ष के होना ज़रूरी है प्रधानमंत्री बनने के लिए। अगर राष्ट्रपति की, प्रेसिडेंट की 35 साल की उम्र होती है। राज्यसभा मेंबर बनने के लिए आपको 30 वर्ष का होना चाहिए। अगर ग्राम पंचायत के चुनाव में अगर मुझे खड़ा होना है तो मुझे कितनी आयु होनी चाहिए? तो मैं कम से कम 21 वर्ष का मेरी एज लिमिट है यहाँ पर। 21 वर्ष की मेरी आयु होनी चाहिए, तभी मैं ग्राम पंचायत के चुनाव में खड़ा हो सकता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। श्री गोविंद नारायण सिंह ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में डैश वर्ष में तक कार्य किया था, यहाँ पर आपसे पूछा गया था। अब देखिए इस प्रश्न से क्या सीखने को मिल रहा है कि अगर हमारा पेपर टफ है तो हमको क्या देखने को मिल सकता है कि यहाँ पर मध्य प्रदेश की सीरीज़ देखने को मिल सकती है कि कब कौन क्या क्या बना था। पहला यहाँ पर कौन था हमारे, ठीक है, पंडित दयाल शर्मा जी यहाँ पर क्या थे, पहले मुख्यमंत्री थे। फिर दूसरे कौन थे, फिर तीसरे कौन थे, ऐसे करके पूछा था। पहले दूसरे का ही पूछा जाता है, ठीक है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। उनका कार्यकाल पूछा गया था गोविंद नारायण सिंह जी का, तो वो 67 से लेकर 69 तक इनका कार्यकाल था। यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट जवाब है आपका। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर आपसे पूछा है कि 2025 में भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कहलाया। तो भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कहलाया किसको? अप्सरा, ठीक है, अप्सरा, इसको याद कर लीजिएगा, डी ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पर भाभा इंस्टीट्यूट 1956 में ये चीज़ क्या करी गई थी, ठीक है। भाभा इंस्टीट्यूट है एक हमारा, उन्होंने ये करी थी। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा कहलाया। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है आपका। चलिए तो अगली क्लास जो हमारी होगी उसको आप ज़रूर, पहले तो ये इस क्लास को आप क्या कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। देखिए अगर आप में से कोई यहाँ तक बना है तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, अगर आप यहाँ तक हमारे साथ बने रहेंगे, आप वीडियो को देखेंगे, आप अपना कमेंट करेंगे कि सर हमें क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है। मैंने आपको व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप पर्सनली वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। आप लोगों के सिलेक्शन के लिए यहाँ पर आपके लोगों के लिए सिलेक्शन सीरीज़ शुरू करी गई है। ये स्पेशली आपके एग्ज़ाम को टारगेट करके रखा गया है कि आप एग्ज़ाम में नंबर कैसे लेकर आएंगे। ये नहीं है कि सिर्फ आपको कि मैं क्वेश्चन लेकर आऊँगा और आपको सिर्फ गोले बना बना के टिक करवा दूँगा, तो ऐसा नहीं है। ये जो प्रश्न आपके लिए यहाँ पे लाए जा रहे हैं, ये इस सोच से लेकर आए जा रहे हैं कि यह पेपर में आपको डायरेक्ट देखने को मिले, ठीक है, डायरेक्ट आपको एग्ज़ाम में देखने को मिले। तो आप क्या करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक करके उपस्थिति बताइएगा कि हाँ कि भाई हम हैं यहाँ पर, आपकी वीडियो को लाइक कर रहे हैं यहाँ पर। चलिए तो आगे आप लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं लेके आने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं अर्जुन सर को भी यहाँ पर वीडियो बनाने के लिए बोलूँगा, नूतन मैम को भी बोलूँगा, अगर आप लोग निरंतर बने रहें। तो धन्यवाद आप सभी लोगों का यहाँ तक बने रहने के लिए। थैंक यू।